आओ शुरू करते हैं, ठीक है। स्टार्ट करने से पहले मेरे पास ये पड़ी हुई है मेरे नोट्स की बुक, ठीक है। तो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं, कुछ क्वेश्चन पूछता हूँ मैं पहले वाले टॉपिक से और फिर उसके बाद हम आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। चलो, काम की चीज़ बताऊँ कि जो क्रिश्चियन मिशनरीज हैं उनको भारत में आने के लिए कौन से चार्टर एक्ट से अलाउ कर दिया गया। तो देखो, हुआ क्या था कि 1800, ये रिवीजन है, ठीक है, पूरा का पूरा रिवीजन है, ठीक है। हुआ क्या था कि 1813, ठीक है, 1833, 1853, ठीक है, और 1793, ये चार चार्टर एक्ट तो भारत के अंदर आए, ठीक है। अभी क्या हुआ कि यहाँ पर एक्सटेंड हुआ क्या उनका 20 साल के लिए, यहाँ पर उनको अबॉलिश कर दिया गया। सिर्फ दो चीज़ छोड़ दी, टी और चाइना। 1833 के चार्टर एक्ट में यहाँ पर ट्रेड राइट सारे के सारे, ऑल ट्रेड राइट, सारे के सारे ट्रेड राइट हटा दिए, इवन इनको भी इंक्लूड कर दो, ये भी हटा दिए। और 1853 वाले में तो कुछ है ही नहीं इसमें ऐसा, ठीक है। 1853 वाले में बीओडी के 6 मेंबर भी, बीओडी के 6 मेंबर को भी टर्मिनेट कर दिया, ठीक है। तो जो 24 थे वो अब 18 हो गए, ठीक है। यहाँ तक तो हमने पढ़ा। तो ऐसा कौन सा है जहाँ पर आपको ब्रिटिश, देखो एक्सटेंड में तो नहीं हो सकता क्योंकि एक्सटेंशन में तो नहीं है, ठीक है। तो यहीं पर होगा, इस वाले पर हमको सारे ब्रिटिशरों के लिए अब दरवाज़ा खुल चुका था कि आप आइए और यहाँ पर राज कीजिए, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन यहाँ पर बनता है, ठीक है। रिटन आईसीएस एग्जामिनेशन के लिए जो रिटन एग्जामिनेशन थी वो कौन से वाले चार्टर एक्ट से स्टार्ट होती है। तो जाहिर सी बात है वो लास्ट वाले, इसमें रिटन एग्जामिनेशन आता है, रिटन एग्जामिनेशन फॉर आईसीएस। पहले बने थे सत्येंद्र नाथ बैनर्जी, और जो मतलब जिसे क्वालिफाई किया था और जो बने थे ऑफिसर वो सत्येंद्र नाथ टैगोर थे, ठीक है। यहाँ तक कोई इशू मेरे हिसाब से तो नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, हाँ नेक्स्ट बात करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ओके, हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया, 3 हाई कोर्ट स्टैब्लिश किए गए कौन से काउंसिल एक्ट के अंतर्गत। तो देखो 53 के बाद सीधे से 1858 आया, 1858 का एक्ट आया जिसको हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट बोला, ठीक है। अब यहाँ पर तो सब कुछ इनका ही हो गया था, ठीक है, कुछ नहीं है। 1861 वाले में यहाँ पर क्या बन गया, वाइसरॉय की 2 काउंसिल बन गई, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक लेजिस्लेटिव काउंसिल, ठीक है। ये दोनों ध्यान रखनी है, एग्जीक्यूटिव काउंसिल और लेजिस्लेटिव काउंसिल बन गई। अब अगर हम बात करें तो यहाँ पर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स में 3 इंडियंस को भी इंक्लूड कर दिया गया, पटियाला किंग, बनारस किंग, ग्वालियर किंग, तीनों के तीनों, ठीक है। और वाइसरॉय के अंदर, वाइसरॉय के पास यहाँ पर ऑर्डिनेंस पावर आ गई, ऑर्डिनेंस पावर, ठीक है। ऑर्डिनेंस पावर 100 किस में आती है, 23 में प्रेसिडेंट के पास आती है और 213 में गवर्नर के पास आती है। थोड़ा ध्यान रखना है चीज़ों को, ठीक है, खराब ना हो जाए, ओके। और हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया गया 1862 में। 1862 में 3 नए हाई कोर्ट को स्टैब्लिश किया। पहला सुप्रीम कोर्ट का हुआ था 1774 में, कहाँ पर वो, कलकत्ता में हुआ था, 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट में, ठीक है। ये भी समझ में आ गया। कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में 3 हाई कोर्ट 1862 को क्या हुए, आ गए, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, तीसरा क्वेश्चन, मुझे बताओ सेपरेट इलेक्टोरेट कब दिया गया, ठीक है। तो ये दिया गया मॉर्ले मिंटो के बारे में, मॉर्ले मिंटो। अब मॉर्ले मिंटो में 2 mm है तो ये आ जाता है 1909 में। सेपरेट इलेक्टोरेट जो था वो मुस्लिम्स को दे दिया गया था, ठीक है। तो ये कब का, 1909। तो 1909 से पहले एक और आया था 1892 का, 61 के बाद सीधे 92 आया था, ठीक है। 1885 में कांड वो हुआ था खतरनाक वाला, क्या, इंडियन नेशनल कांग्रेस की फॉर्मेशन हुई थी एओ ह्यूम के द्वारा, ठीक है। चलो ये तो ठीक है, ओके। रिवीजन ही चल रहा है, थोड़ा सा रिवाइज करते हैं ना, फिर चलते हैं आगे। ऐसे रिवाइज करते रहेंगे, फिर जब कंफर्म हो जाएगा तो हम आगे बढ़ेंगे नहीं। इलेक्शन प्रोसेस को पहली बार 1892 में, इलेक्शन प्रोसेस देखो, इलेक्शन प्रोसेस मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म 1909 के सेपरेट इलेक्टोरिज्म देने से पहले तो आएगा। तो इलेक्शन का प्रोसेस कहाँ पे स्टार्ट हुआ, 1892 का। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, ध्यान रखना, ठीक है। ये क्वेश्चन आए हुए क्वेश्चन है, ओके। नेहरू रिपोर्ट की पहली रिटन डिमांड ऑफ फंडामेंटल राइट कब हुआ था, 1928 में। पहला नेहरू रिपोर्ट, मतलब जो इसमें हमारा
क्या था, फंडामेंटल राइट्स की डिमांड्स की गई थी। और हमारा जो मेन जो था, एक चीज़ याद है ना, 1919 से 1935 तक हमारी जो थी वो डायर की थी। क्या थी, डायर की थी, डायर की हुई थी। और डायर की तुम्हारी जो थी वो 1935 में खत्म हुई थी, 1919 में आई थी। 1935 से फिर सेंट्रल डायर की आ गई थी। ये तो दो में थी, सेंट्रल थी, ठीक है। और ऑल इंडिया फाउंडेशन था, सब कुछ था, ये वो ये हुआ। अब हम आज डिमांड करेंगे कि हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो था वो फॉर्म हुआ था, और वो किस तरीके से, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में आज का हमारा टॉपिक रहेगा। और इसी में हम इंक्लूड करेंगे फॉरेन सोर्सेस, क्या क्या हमारे फॉरेन सोर्सेस है। और फिर कल से हम स्टार्ट करेंगे अपना इंडियन की बेसिक स्ट्रक्चर नहीं होना चाहिए, शेड्यूल स्टार्ट करेंगे कल से। आज हम बात करेंगे, आज का जो टॉपिक है, टुडेज टॉपिक इज मेकिंग ऑफ, सॉरी सीधे लिख देते हैं, मेकिंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। और सोर्सेज भी ले लेते हैं, सोर्सेज भी ले लेंगे क्या, हाँ सोर्सेज ले लेंगे, सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। हाँ, तो आज का पार्ट यहीं पे स्टार्ट होता है, ठीक है। चलो, यहाँ तक आई होप आप सबको समझ में आएगा। लेट्स सी इंडियन पॉलिटी में इसमें क्या है, हिस्टोरिकल बैकग्राउंड, मेजर कमिटीज, माइनर कमिटीज क्या थी, कैसे थी, ठीक है। ठीक है, पहले हम बेसिक लेके चलते हैं, फिर हम थोड़ा एडवांस मतलब जाएंगे। पहले हम समझते हैं क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कल्चरल असेंबली में क्या बना, किस तरीके से बना, ये सब समझते हैं। उसके बाद हम लेके चलेंगे, ठीक है। अभी क्या हुआ, अच्छा मैं पेज चेंज कर दूँ, उल्टा करके इस पेज को यूज़ करेंगे हम बाद में। तो ब्लू पेन का भी, हाँ ये नहीं, ठीक है। मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। अब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन में बात करते हैं, सबसे पहले डिमांड, ठीक है। सबसे पहले डिमांड हुई, डिमांड क्या हुआ, सबसे पहले जो डिमांड लाने वाले थे वो कौन थे, बताओ कौन थे। 1934 की बात करते हैं, 1934 में एम एन रॉय, काफ़ी फेमस थे। एम एन रॉय जो थे वो, उन्होंने कहा कि भैया मुझे चाहिए, वैसे देखा जाए वर्बल डिमांड अगर देखा जाए नॉन ऑफिशियल, वो वैसे बाल गंगाधर तिलक ने की थी, बट ऑफिशियल डिमांड जो की गई थी वो एम एन रॉय के द्वारा की थी, ठीक है। और इन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया, ठीक है, को लोगो किया था। चलो छोड़ो, इनके बारे में इतना बात नहीं करते। एम एन रॉय ने सबसे पहले हमारा फर्स्ट डिमांड किया किसका, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का। फिर 1935 में डिमांड कर दिया गया आईएनसी द्वारा, ठीक है, ऑफिशियली डिमांड कर दिया, ठीक है। आइडिया लाने वाले एम एन रॉय थे, बट ऑफिशियली डिमांड कर दिया इन्होंने इंडियन नेशनल कांग्रेस ने, ठीक है। और फिर 1938 में ही देखा जाए, ये तो 1935 है ना, हाँ, 1938 में जवाहरलाल नेहरू ने आईएनसी के बिहाफ में बोला कि कॉन्स्टिट्यूशन होना चाहिए, फ्री इंडिया का फ्रेम करना चाहिए, कि जिसमें बाहर का कोई भी इंटरफेरेंस ना हो, और जिसमें जो असेंबली है, यही जो असेंबली है, ये इलेक्ट होनी चाहिए बाय अडल्ट फ्रेंचाइजी, ठीक है। इतनी बात हो गई, चलो ये हो गया। इसी डिमांड को फाइनली एक्सेप्ट कर ही लिया जब ये डिमांड हुई 1934, 1935, 1938, 1940 में ये डिमांड को एक्सेप्ट कर लिया गया एज अ ऑगस्ट ऑफर। कब, 1940 में। किसने किया बताओ, हाँ किसने किया, कौन बताएगा, ठीक है, ये मुझे कमेंट करके बताओ, ठीक है। अब देखो 1942 में क्रिप्स, 1942 में जो थे वो क्रिप्स, 1942 में क्रिप्स ने क्या कहा कि आप इंडिपेंडेंट कॉन्स्टिट्यूशन को करो, और जैसे ही वर्ल्ड वॉर सेकेंड खत्म होगा हम उसको अडॉप्ट कर लेंगे। बट इस क्रिप्स प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया गया बाय मुस्लिम लीग, ठीक है, समझो।
1934 में आइडिया लिया गया है। 35 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने ऑफिशियली डिमांड कर दी। 38 में जवाहरलाल नेहरू ने कहा कि हमें विद अडल्ट फ्रेंचाइजी के साथ एक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनानी चाहिए। 1940 का अगस्त ऑफर आया, ठीक है। 1942 में क्रिप्स ने ऑफर दिया उन्होंने कि आप बना लो, पर उसको रिजेक्ट कर दिया किसने, मुस्लिम लीग ने, ठीक है। जो चाहती थी कि जो इंडिया है वो 2 ऑटोनॉमस स्टेट में हो जाए और इसके पास 2 कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली चाहिए उसको, एक तो 1 एंड 2, ओके, भेजा गया, ठीक है। इसको बाद में हटा दिया गया और जैसे तैसे मुस्लिम लीग को सेटिस्फाई कराया गया ताकि ये एक लीग बन सके। अब क्या हुआ, 1946 में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बन चुकी है, ठीक है। फिर मैं इसको अभी तो वैसे पॉलिटिक्स उसके हिसाब से चल रहा हूँ, लक्ष्मी कांत के हिसाब से चल रहा हूँ। फिर मैं इसको एक रफली समझाऊंगा, ठीक है, क्या हुआ करके एक लाइन के थ्रू समझाऊंगा। अभी समझते हैं थोड़ा सा, ठीक है। टोटल स्ट्रेंथ जो थी इसकी, टोटल स्ट्रेंथ जो थी वो थी 389, ठीक है, जिसमें से 296 जो थी वो किसको दी थी, ब्रिटिश इंडिया को दी गई थी, और 93 सीट जो दी गई थी वो दी गई थी किसको, प्रिंसली स्टेट्स को। इतना ध्यान रख लो, ठीक है। और जो ब्रिटिश प्रोविंस की जो थी, ध्यान से ना, ब्रिटिश प्रोविंस की जो सीट्स थी वो बांटी गई किसमें, मुस्लिम, सिख एंड जनरल, इन 3 हिस्सों में बढ़ गई। प्रिंसली स्टेट्स भी आए, ठीक है। प्रिंसली स्टेट्स को प्रिंसली स्टेट्स के हेड के द्वारा दिया गया, उनके हेड रिप्रेजेंट करते थे, ठीक है। ज्यादा कुछ नहीं है। देखो अभी क्या हुआ कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के जो इलेक्शन, सबसे पहले इलेक्शन थे वो कराए गए जुलाई अगस्त 1946 में, जुलाई में और अगस्त के बीच में 1946 में करवाए गए, जिसमें जिसमें समझना, जिसमें इंडियन नेशनल कांग्रेस को मिली 208 सीट और मुस्लिम लीग को मिली क्या, 73 सीट, ठीक है। और इंडिपेंडेंट जो थे उनको 15 सीट मिल गई, ठीक है। इस पूरे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में सब लोग तो थे, बस एक इंसान नहीं था, वो कौन थे, महात्मा गांधी। अच्छा नहीं दिख रहा ना यहाँ पर, ओह माय बैड, महात्मा गांधी थे, ठीक है, ओके। ओह मैन, इतना आसान नहीं है। अब कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की पहली मीटिंग, फर्स्ट मीटिंग, ठीक है, फर्स्ट मीटिंग, जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की फर्स्ट मीटिंग है। देखो अगर तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हें कॉमेडी करके पढ़ाऊंगा तो पॉसिबल नहीं, ठीक है। जो फैक्ट है तो फैक्ट है, इन्हें पढ़ना ही पड़ेगा। पहली मीटिंग जो हुई वही 9 दिसंबर 1946 को, 9 दिसंबर 1946 को पहली मीटिंग हुई, ठीक है। अब इस मीटिंग को बॉयकॉट किया गया किसके द्वारा, मुसलमानों के द्वारा, यानी मुस्लिम लीग के द्वारा किया गया, नॉट मुसलमान बट मुस्लिम लीग के द्वारा, ठीक है, सॉरी। बॉयकॉट किया है मीटिंग को और उन्होंने कहा मुझे सेपरेट स्टेट चाहिए पाकिस्तान। तो इस हिसाब से यहां पर इस मीटिंग को अटेंड किया गया सिर्फ 211 मेंबर्स के द्वारा, ओके। डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा, अब जाहिर सी बात है इसके प्रेसिडेंट भी चाहिए, इसके प्रेसिडेंट भी चाहिए। अब इसके प्रेसिडेंट कौन बने, डॉक्टर सचिनानंद सिन्हा, सचिन नाम तो आ ही जाता कहीं ना कहीं। तो 9 दिसंबर को 211 लोगों ने मिलके हमारे इसके प्रेसिडेंट बनाए सचिनानंद सिन्हा, बिकॉज दे वर ओल्डेस्ट बंगाल, सो रिस्पेक्ट दी, ठीक है। और ही वॉज अ टेम्पररी वन, ठीक है, टेम्पररी। आगे बात करते हैं। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को प्रेसिडेंट लिया गया, ठीक है, और वाइस प्रेसिडेंट, तो बात की जो बनी बात की उसमें राजेंद्र प्रसाद आया एज अ प्रेसिडेंट और एच.सी. मुखर्जी एंड वी.टी. कृष्णमाचारी, ठीक है, पर 2 वाइस प्रेसिडेंट थे। ये समझ में आ गया। तो हुआ क्या कि जैसे 9 को चला, फिर सेकेंड मीटिंग 11 को आई, जिसमें वही बने। सेकेंड मीटिंग लोग ऐसे कर लेते हैं इसको, सेकेंड मीटिंग कर लेते हैं, ठीक है। ये हुई 11 दिसंबर को।
1946 को। ठीक है, यहाँ पर HC मुखर्जी और VD कृष्णमाचार्य आए। लीगल एडवाइजर जो थे इसमें लीगल एडवाइजर वो थे, वो कौन थे? PN राव। ठीक है, कोई इशू नहीं। और ठीक है, आगे बात करते हैं। फिर हुआ, चलो दूसरे वाले में तो ये इनके बैठक हुई, बात हुई होगी, थोड़ा सा कुछ काम वाम किया होगा इन्होंने। ठीक है, वो सारे काम तो मैं नहीं बता सकता, बट हुआ क्या कि भाई तू ऐसे पेंट क्यों हो रहा है, थोड़ा सीधा हो जाए ना यार। तो हुआ क्या कि 13 दिसंबर 1946 was a day when objective resolution was come to a scenario। ठीक है, अभी क्या हुआ, इन्होंने बोला कि हम कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल्स, ठीक है, हम कॉन्स्टिट्यूशन के फंडामेंटल फिलॉसफी, इस तरीके से इसका स्ट्रक्चर जो होंगे हम देंगे। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अ लाइक स्केलेटन ऑफ नॉट एनी फॉर आवर कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्या क्या बातें बोली गई उसमें, तो सुन लो पहले बातें, वो लिखूंगा तो नहीं, मैं बता रहा हूँ क्या था। तो ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन में उन्होंने बोला कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली जो है वो डिक्लेयर की जाती है कि आप इंडिया को एज अ इंडिपेंडेंट सोरेन मतलब होता है जिसपे किसी बाहरी शक्तियों का राज नहीं होता है। ठीक है, सोवरेन कहते हैं लोग उसे, रिपब्लिक, एंड टू ड्रॉ अप हर फ्यूचर गवर्नेंस कॉन्स्टिट्यूशन, और हम अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं। अब जहां पर ओके उसने बोला कि जहां पर जो भी टेरिटरीज हैं बाहर की, जो ब्रिटिश इंडिया की हैं, और टेरिटरीज जो हैं वो इंडियन स्टेट्स में हैं, वो फॉर्म करेंगे इंडियन स्टेट्स। और जो अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया हैं, आउटसाइड इंडिया हैं, जो जो जुड़ना चाहते हैं, वो यूनियन बनाएंगे सबका, और एक इंडिपेंडेंट सोरेन इंडिया बनाएंगे। वो अपनी अपनी ऑटोनोमस पावर रख सकते हैं, रेजिडरी पावर रख सकते हैं, गवर्नमेंट चला सकते हैं। कुछ पावर्स जो यूनियन के पास रहेंगी, उनके अलावा उनके पास सारी की सारी पावर्स रहेंगी। ओके, और जो भी पावर्स आएंगी वो सारी पीपल से ड्राइव्ड होंगी, सो फ्रॉम द पीपल। ठीक है, और इक्वलिटी ऑफ स्टेटस मिलेगा, अपॉर्चुनिटी का, सबके सामने बिलीव, फेथ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, एक्शंस, सब चीज़ इक्वालिटी रहेगी। सेफ गार्ड मिलेगा माइनॉरिटीज़ को, बैकवर्ड्स को, ट्राइबल एरियाज़ को, डिप्रेस्ड और बैकवर्ड क्लासेस को। इंटीग्रिटी ऑफ द टेरिटरी ऑफ रिपब्लिक एंड सोवरेन राइट ऑन लैंड हर जगह पे रहेगा। एंशियंट लैंड जो उसकी राइटफुल एंड ऑनर्ड प्लेस मिलेगी वर्ल्ड में, और कंट्रीब्यूशन देंगे हम वर्ल्ड पीस में और वेलफेयर ऑफ मैनकाइंड में। और बाद में 22 जनवरी, देख लो 13 दिसंबर से 22 जनवरी 1947 को इसको अनएनिमसली, यानी किसी ने भी अपोज नहीं किया, और इसको अडॉप्ट कर लिया गया, ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। तो क्वेश्चन आ सकता है कि व्हेन वाज ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन वाज अडॉप्टेड? इट वाज आल्सो called preamble. It was also called the preamble of our constitution। ठीक है, मॉडिफाइड वर्जन है हमारे प्रीएम्बल का। ठीक है, अब क्या हुआ, ठीक है, जो जो प्रिंसली स्टेट्स थे वो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से जो दूर रहे थे, बाद में उन्होंने उसको ज्वाइन कर लिया। ओके, तो बात करते हैं 28 अप्रैल सन 1947 की। अब यहाँ पर मुस्लिम लीग भी आ चुकी है, इंडियन डोमिनियन ऑल्सो, सबके सब आ चुके हैं, मुस्लिम लीग भी आ चुकी है, और इंडिपेंडेंस एक्ट आया है। इसी को मैं इंडिपेंडेंस एक्ट बोल दूँ 1947 का। 26 नवंबर 1949, ये इस समय क्या हुआ था, कोई बता सकता है? हाँ,
अभी क्या मुस्लिम लीग ने हमारे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली से जो 389 मेंबर्स थे उनमें से उन्होंने टेक पार्ट हटा लिया, अपने पार्ट ले लिए, और हमारे पास सिर्फ बचते हैं 299। ब्रिटिश प्रोविंसेस को तो छोड़ दो, देख लेंगे, ठीक है। और क्या हुआ, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का काम इतना ही है और कुछ नहीं हुआ। वाइसरॉय थे लॉर्ड बेटन, माउंटबेटन प्लान के हिसाब से इंडिया और पाकिस्तान का डिवीज़न हुआ, और डिक्की बर्ड प्लान की वजह से डिवीज़न हुआ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का, जिसमें 299 इंडिया और बाकी 90 क्या है, समझाता हूँ अभी, ठीक है। अभी अभी मैं इसको एक ही लाइन में समझाता हूँ, डोंट वरी, ठीक है। मतलब मैं थोड़ा क्विकली समझा दूंगा, बस कुछ बातें हैं जो मैं छेड़ना चाह रहा हूँ, ठीक है, तो उनको समझते हैं, ठीक है। अभी क्या हुआ है कि अरे यार, इंडिया की मेंबरशिप को एक्सेप्ट कर दिया गया, ठीक है, कॉमनवेल्थ में 1949 में, इंडियन मेंबरशिप, ठीक है। 22 जुलाई 1947 को नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया। ध्यान से सुनना, 1950 के बारे में बात करते हैं, 1950 की बात करते हैं, 24 जनवरी 1950, काफी इंपॉर्टेंट डेट है, ध्यान देना। हमारा 24 जनवरी 1950 को नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग, जनगण मन, और ये नीचे कमेंट करके बताओ मुझे, सुजलाम सुफलाम मलयज शीतलम। और प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया हम 24 जनवरी को ही, इसी 24 जनवरी को हम बनाते हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की अगर बात करें, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के बारे में और बात कर लेते हैं। इसके टोटल 11 सेशन हुए, जिसमें लगा 2 साल 11 महीने 18 दिन। टोटल कंट्रीज का टेक पार्ट हमने किया 60 कंट्रीज का, ठीक है। ये भर गया क्या? हाँ यार, ये भर गया, ठीक है। मैं ऐसे गाइस जेराफी है तो प्लीज डोंट माइंड, ठीक है, ठीक है। टोटल 60 कंट्रीज का इसमें क्या किया गया, टेक पार्ट लिया गया, 60 कंट्रीज। और टोटल जो टाइम लगा वो 114 देश, हम कह सकते हैं 2 साल 11 महीने 18 दिन, ये भी लगे। और जो टोटल खर्चा आया वो आया 64 लाख का। और अगर बात करें 24 जनवरी 1950, यहाँ पर 3 चीज़ हुई हैं, सॉन्ग, एंथम, राजेंद्र प्रसाद, और यहाँ पर हमारा कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का फाइनल सेशन होता है, दिस इज कॉल्ड फाइनल सेशन, ठीक है। पर अब यहाँ पर नहीं हुआ, ठीक है। पार्लियामेंट चली, जनरल इलेक्शन हो गए, फिर 1951 से 52 के बीच में जनरल इलेक्शन कराए गए, ठीक है। अब कुछ कमिटीज हैं कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की जो सामने आई। हमारी 2 टाइप की कमेटी सामने आई, एक आई मेजर कम्युनिटी और एक आई माइनर कम्युनिटी, ठीक है। कम्युनिटी नहीं, कमिटी, ठीक है। यहीं पर समझते चलाओ, मेजर, सॉरी कहाँ गया, मेजर और माइनर। देखो, यूनियन के बारे में बात करो, जहां पर भी यूनियन का नाम आ जाए वो जवाहरलाल नेहरू आ जाएगा, चाहे वो यूनियन पावर कमेटी हो, यूनियन कॉन्स्टिट्यूशनल कमेटी हो, ठीक है। ये दोनों में कौन आते हैं? अब प्रोविंशियल कमेटी, देखो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल को क्या कहा गया, लॉ मैन ऑफ इंडिया कहा गया, सरदार पटेल। क्यों? क्योंकि इन्होंने प्रोविंस को इंडिया में ज्वाइन करने का काम किया, तो प्रोविंशियल कमेटी का नाम इन्हीं के लिए आता है। ड्राफ्टिंग कमेटी, ओह ये समझाया नहीं क्या मैंने, ये बीच में आया नहीं यार। ड्राफ्टिंग कमेटी 7 मेंबर्स थे, PR अम्बेडकर इसके चेयरमैन थे, तो इन्हें लाया गया। ये पहले थे नहीं उसमें एक्चुअली,
तो फिर इनको कैसे करके लाया गया वो भी एक कहानी है। एक्चुअली ये इसमें इंक्लूडेड नहीं थे, जब इलेक्शन हुए तो उसमें इनको इंक्लूड नहीं किया था, बट जब उस बंदे ने कहा, किसी ने कहा कि यार इनके बिना तो हो ही नहीं पाएगा, ही इज़ वेरी नो, ठीक है। ओके, और देख लेते हैं। स्टीयरिंग कमेटी के हेड बना दिए गए, स्टीयरिंग कमेटी के हेड बना दिए गए राजेंद्र प्रसाद। और यहाँ पर हम स्टेट कमेटी की अगर बात करें तो वो भी जवाहरलाल नेहरू को दे दिया। यूनियन हो या स्टेट हो, जवाहरलाल नेहरू के हाथ में, ठीक है। राजेंद्र प्रसाद को एक और दिया रूल्स ऑफ प्रोसीजर कमेटी, इसको भी दे दिया है, ठीक है, तो ये भी इनको दे दिया। फिर कुछ माइनर कमेटी आई, राजेंद्र प्रसाद के हाथ में डाल दिया फाइनेंस, आप फाइनेंस भी संभालो, ठीक है। और बिजनेस की बात करें तो बिजनेस कमेटी को मुंशी को दे दिया, मुंशी से जगह आप बिजनेस संभालो, आपके नाम पे सूट करेगा, ओके। एडहॉक कमेटी जो मिला वो वृद्धाचार्य को मिला, ठीक है, एडहॉक कमेटी। अब यार देखो ये याद कर सकते हो तो कर लो, एडहॉक कमेटी वृद्धाचार्य को मिला, वृद्धाचार्य। लिंग्विस्टिक कमेटी एस के धर, ये क्वेश्चन आया हुआ है, लिंग्विस्टिक कमेटी, मैं तुम्हें वही बता रहा हूँ जो क्वेश्चन आया हुआ है, लिंग्विस्टिक कमेटी एस के धर, धर भाई तू धर, ठीक है। एडहॉक कमेटी मैंने बताया वृद्धाचार्य, एस वृद्धाचार्य हो गया। सुप्रीम कोर्ट की बात कर रहा हूँ मैं, सुप्रीम कोर्ट या सिटीजनशिप में एडहॉक कमेटी जो मिलेगी, पर अगर मैं नेशनल फ्लैग की बात करूँ तो वो राजेंद्र प्रसाद को बोला गया, एडहॉक कमेटी ऑन फ्लैग। सिटीजनशिप दे दो या फिर सुप्रीम कोर्ट दे दो, सुप्रीम कोर्ट ये मिला है एस वृद्धाचार्य को, और राजेंद्र प्रसाद को मिला है फ्लैग के लिए, एडहॉक कमेटी के लिए मिला हुआ, दैट्स ऑल। अच्छा, मैंने बात नहीं करी एक कमेटी के बारे में, जिस कमेटी का नाम था ड्राफ्टिंग कमेटी, आओ इसके बारे में बात कर लेते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी, ठीक है, क्या है ये ड्राफ्टिंग कमेटी, क्यों है ये ड्राफ्टिंग कमेटी, समझ ही लेते हैं, ठीक है। हुआ क्या कि जितनी भी कमेटी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में बनी थी, उन सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो थी वो थी ड्राफ्टिंग कमेटी, जिसका स्ट्रगल हुआ 29 अगस्त 1947। इसका काम था कि आप न्यू ड्राफ्ट बनाओगे, किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का, कॉन्स्टिट्यूशन का नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या बोला मैं, कॉन्स्टिट्यूशन का, ठीक है। इसके चेयरमैन बनाया गया भीमराव अम्बेडकर को। अब तुमसे क्वेश्चन क्या बन सकता है कि ये 7 मेंबर्स में से कोई भी 4 दे देंगे, बोलेंगे इनमें से कौन सा नहीं है, तो आपको याद ही रखना है, ठीक है। गोपाल स्वामी अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, के.एम. मुंशी को क्या दिया गया था बताओ, बिजनेस करनी, एग्जैक्टली। सैयद मोहम्मद सदादुल्ला, तो सदादुल्ला, GKKS सदादुल्ला, ठीक है। माधवराव इन्होंने रिप्लेस किया था, तो माधवराव को रिप्लेस किया था BL मित्तर ने, मित्तर हम तुम्हारी जगह लेंगे, ऐसा करके, ठीक है। TT कृष्णमाचारी जो थे, TT कृष्णमाचारी नहीं, माधवराव ने रिप्लेस किया था BL मित्तर को, ठीक है। TT कृष्णमाचारी जो थे वो उन्होंने रिप्लेस किया था DP खैतन को, इनकी डेथ हो गई थी 1948 में, ठीक है। पहला ड्राफ्ट दिया फरवरी में, ठीक है, फरवरी में दिया गया, फरवरी 1948 को, पहला ड्राफ्ट दिया गया, पब्लिश किया गया, और लोगों को 8 महीने दिए, लोगों से कहा भाई 8 महीने आपके पास, इस पर विचार करो और मुझे बताओ कैसा है। क्रिटिसिज्म, सजेशन, ड्राफ्टिंग कमेटी ने सेकंड ड्राफ्ट बनाया, जो भी सारी चीज़ मिली, और फाइनली अक्टूबर में 8 महीने बाद, फरवरी 2 और 10 8 महीने बाद फरवरी में उन्होंने सेकंड ड्राफ्ट लिया, और लगभग उस ड्राफ्टिंग कमेटी को 6 महीने लग गए ड्राफ्ट बनाने में, और वो टोटल बैठी 141 डेज, एंड दे मेड अ कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। इनेक्टमेंट हुआ कॉन्स्टिट्यूशन का, देखो ध्यान से। अभी क्या हुआ कि 4 नवंबर 1948 को, कंटिन्यू करते ना, 4 नवंबर, अरे खत्म हो जाए, डोंट वरी, 4 नवंबर 1948 को 4 नवंबर 1948 को उसकी पहली रीडिंग हुई, ठीक है। इसमें जनरल डिस्कशन हुआ 5 दिन के लिए, सेकंड रीडिंग करी गई 15 नवंबर को, 15 नवंबर को भी रीडिंग हुई, उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुए, 7653 अमेंडमेंट हुए, और एक्चुअली डिस्कस किए गए 2473, छोड़ दिए किसी काम का नहीं। तीसरी रीडिंग हुई 14 नवंबर
1949 है। ओके एक सेकंड, अक्टूबर में थी ना वो, हाँ ये अक्टूबर में थी, सॉरी सॉरी सॉरी, 1948 थी ना ये, हाँ ये 1948 थी भाई। फिर 14 नवंबर 1949 को तीसरी रीडिंग हुई और असेंबली ने कॉन्स्टिट्यूशन को पास कर ही लिया। और 26 नवंबर 1949 को हमारा ये पास हो गया, ड्राफ्टिंग कमीशन पास हो गया, ठीक है। और उस समय 299 मेंबर्स थे, तो 284 एक्चुअली प्रेजेंट थे, ठीक है। तो ये कर दिया गया और लिखा गया आज भी नीचे अगर तुम देखोगे तो कॉन्स्टिट्यूशन हैज अडॉप्टेड ऑन 26 नवंबर 1949 विद 395 आर्टिकल्स एंड 8 शेड्यूल्स। हाउ मेनी आर्टिकल्स एंड हाउ मेनी शेड्यूल्स आर देयर इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन राइट नाउ? बताओ। He's चीफ आर्किटेक्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया और मॉडर्न बनो किसको बोला गया है? भीमराव अम्बेडकर को बोला गया। अब आ तो गए, ठीक है। देखो पढ़ना है तो अच्छे से पढ़ो, ठीक है, वरना मत पढ़ो, मेरा तो ही मानना है। काफ़ी अच्छा था, काफ़ी अच्छा है मतलब, अभी था नहीं अभी है, डोंट वरी। ओके 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 ओके। अभी क्या है कि ये आ तो गया, इनएक्ट भी तो करना पड़ेगा, ठीक है। तो 26 नवंबर को ही कुछ आर्टिकल्स को इनेक्ट कर दिया गया। कुछ इंपॉर्टेंट आर्टिकल है 5, 6, 7, 8, 9, 60, फिर 324, 366, 67, 79, 80, 88, 91, 92 एंड 93। ये सारे 300 हैं, ये सारे इन सब को, ओ शिट पीछे को तो देख ही नहीं रहा होगा, कोई बात नहीं, मैंने बोला ना सुनाई दिया होगा। ये उसी दिन कर दिया और रिमेनिंग जो थे वो 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950। क्या कोई बता सकता है हमने वाई वी चूज दिस डेट? इसे डेट ऑफ कमेंसमेंट बोला गया। इसे चूज किया गया क्योंकि इसका जो था 1930 में ही, 1930 में इसको पूर्ण स्वराज की मांग की गई थी, इसी 26 जनवरी 1930 को एग्जैक्टली। तो हमने लिया ना, और लाहौर सेशन में पूर्ण स्वराज 1929 को दिसंबर में पास हुआ था, ठीक है, और डिमांड की थी हमने। और फाइनली इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के कमेंसमेंट 1947 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 में लिया, थोड़े से चीज़ें ली, और प्राइवी काउंसिल जुरिडिक्शन एक्ट का एबोलिशन हुआ और हम आगे बढ़ गए, ठीक है। कुछ बातें समझ में ना आए तो मत ही समझो उसको। अभी क्या हुआ कि कुछ एक्सपर्ट्स थे जिनका काम था कि मटेरियल बनाना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए। उन एक्सपर्ट्स के नाम क्या थे? उन एक्सपर्ट्स के देखो, वो एक्सपर्ट्स क्या क्या थे। जवाहरलाल नेहरू थे, चेयरमैन थे। असफ अली, मुंशी, गोपाल स्वामी अयंगर, के टी शाह, डी आर गडगिल, हुमायूं कबीर और के सनातन, ठीक है। कृष्ण कृपलानी को कोऑप्टेड किया जाएगा और कन्वर्टर किया जाएगा कमेटी का। कमेटी के 2 सेटिंग थे, दिल्ली में और बॉम्बे में, ठीक है। जितने भी नोट प्रिपेयर किए उन्होंने डिस्कस किया कि आप अडॉप्ट करेंगे कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को। क्वेश्चन था अपॉइंटमेंट, वेरियस कमेटी, ड्राफ्ट करना, ऑब्जर्वेशन करना, पहला सेशन में डाला गया। इस कमेटी का जो रोल प्ले था वो था ग्रेनविली ऑस्टिन, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशनल एक्सपर्ट ने ऑब्जर्व किया। इट वॉज, वो कांग्रेस का एक्सपर्ट कमेटी थी जो इंडिया को उसके प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन पे लेकर आया, ओके। कुछ ऐसा भी था ग्रेनविल ऑस्टिन करके नाम याद रखना, एक अच्छा नाम है, क्या पता कुछ पूछ ले। ये भी एक्सपर्ट था, ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन एक्सपर्ट था, तो उसने शायद हेल्प करी है, ठीक है, छोड़ दो। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की कुछ क्रिटिसिज्म तो आएंगे ही आएंगे भाई। कोई इतनी अच्छी चीज़ बनाई है तो उसके क्रिटिसिज्म ना आए, ऐसा हो सकता है क्या? पहली चीज़, ये कोई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये डायरेक्ट एडल्ट यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइजी से नहीं हुआ था, ठीक है। सॉवरेन बॉडी नहीं था, ठीक है, क्योंकि ये प्रपोजल था ब्रिटिश गवर्नमेंट का, परमिशन लेनी पड़ी थी, टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज्यादा था, ड्रिफ्टिंग कमेटी बोल दिया, ड्राफ्टिंग कमेटी का नाम ड्रिफ्टिंग कमेटी ने बोल दिया, ठीक है। नजीरुद्दीन अहमद ने ड्रिफ्टिंग कमेटी बोला है, नजीरुद्दीन अहमद ने। कांग्रेस डोमिनेट कर गई, लॉयर पॉलिटिशियन डोमिनेशन था, बहुत थे, और इसमें डोमिनेशन था हिंदूज का, ठीक है। अब कुछ फैक्ट है जो फैक्ट आपको याद रखने हैं, ऐसे के ऐसे ही याद रखने हैं, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली का सिंबल किसको दिया गया? एलिफेंट सिंबल, ठीक है।
नेक्स्ट, लीगल एडवाइजर कौन थे? बी एन राव, वेरी गुड। सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन थे? सेक्रेटरी ऑफ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कौन थे बताओ? अयंगर। कौन? अयंगर, HVR अयंगर। चीफ ड्राफ्टमैन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली में कौन थे? SN मुखर्जी। कैलीग्राफर कौन थे? प्रेम बिहारी नारायण रायजादा। कैलीग्राफर थे, ओरिजिनल हैंड रिटन था, इटैलिक स्टाइल यूज की थी, ठीक है। डेकोरेशन किसने दिया था? शांति निकेतन से हुआ था, नंदलाल बोस और ब्योहर राम मनोहर सिन्हा। उन्हें इल्यूमिनेट किया था, ओरिजिनल प्रेम्बल जो कैलीग्राफ किया गया था प्रेम बिहारी नारायण रायजादा के द्वारा। हिंदी वर्जन जो थी वो वसंत कृष्ण वैद्य ने लिखी थी और एलिगेंटली डेकोरेटेड की गई थी बाय नंदलाल बोस, ठीक है। ओके, समझ ध्यान से। अभी क्या हुआ कि इस टेक्स्ट मतलब ओरिजिनली देखा जाए तो हिंदी लैंग्वेजेस के बारे में कुछ था नहीं, हिंदी टेक्स्ट तो कॉन्स्टिट्यूशन नहीं था, पर 58वें कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1987 ने ये अमेंडमेंट डाल दिया, 394 नया आर्टिकल डाला, 394 का ए लास्ट पार्ट, ठीक है। लास्ट पार्ट बोले तो 22 पार्ट, ठीक है। उसमें था कि ट्रांसलेशन जो था वो जरूरी है, ठीक है। ओके ओके, हर अमेंडमेंट का ट्रांसलेशन करोगे डाल ही दोगे, डाल दो। 11 के 11 सेशन बता सकता हूँ मैं तुम्हें कब हुए थे, ठीक है, बट ये किसी काम के नहीं है। एंड दैट्स ऑल। कुछ साइलेंट फीचर भी हैं, साइलेंट फीचर को पढ़ना है हमको, एग्जैक्टली थर्ड टॉपिक रहेगा हमारा साइलेंट फीचर, ठीक है। और शेड्यूल्स भी इसी में आ जाएंगे, फिर प्रियम्बल आ जाता ना। हाँ, तो अभी बात कर लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है, बात कर लेते हैं कि ये कहाँ से लाया गया, मतलब इसके फॉरेन सोर्सेज क्या थे, और मैंने सारी की सारी चीज़ें तुम्हें बताई हैं, ठीक है। आई थिंक मैंने बहुत ज़्यादा चीज़ें तुम्हें बताती हैं, बहुत ज़्यादा। ओके, अब कुछ फॉरेन सोर्सेज देख लेते हैं जो पेपर में बहुत ज़्यादा आए हुए हैं, ठीक है, और कुछ क्वेश्चन भी समझ लेते हैं, जैसे ड्राफ्टिंग कमेटी के एडवाइजर कौन थे? BN राव थे, ठीक है। इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट कब आता है? 18 जुलाई 1947 को आया था। प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के हेड कौन थे? वल्लभ भाई पटेल, प्रोविंशियल पता है। एडवाइजरी कमेटी ऑफ फंडामेंटल राइट, ये भी वही थे, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने काम करना कब शुरू किया? 9 दिसंबर 1946, जो पहली मीटिंग थी, ठीक है। प्रकाश नारायण जो थे वो इसके पार्ट नहीं थे। ऑर्डर ऑफ ट्रेड और स्टीयरिंग कमेटी कौन थे? ट्रेड के बारे में बात करें तो मुंशी जी आ जाएंगे, ठीक है। और टोटल 11 सेशन हुए थे, ये भी पता है हमको, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के नॉमिनेटेड चेयरमैन कौन थे? HC मुखर्जी थे, ये भी आपको याद रखना है। कब से कब तक रहे? दिसंबर 1946 से नवंबर 1949 तक, ये भी आपको याद रखना है। तो ये सारी चीज़ें आपको याद रखनी पड़ेंगी। तो मैंने सारी चीज़ें इसमें बता दी हैं, मुझे लगता है इससे बाहर चीज़ कुछ भी बची होगी, ठीक है। बस इन लेक्चर्स को बार बार पढ़ो, बार बार रिवाइज करो, और बहुत अच्छे तरीके से, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता। अब हम फॉरेन सोर्सेज के बारे में बात करेंगे और थोड़ा डिटेल में डिटेल में तो नहीं बात करेंगे, बट मैं सिर्फ बता दूंगा कौन सी चीज़ करनी चाहिए। सो मेक श्योर तुम इसको ध्यान में रखना, ठीक है। ओके, चलो बात करते हैं फॉरेन सोर्सेज के बारे में, ठीक है। फॉरेन सोर्सेज के बारे में बात करते हैं, ठीक है। राइटिंग में मत जाना, क्योंकि राइटिंग में जाओगे तो पछताओगे, क्योंकि यहाँ पर तुम्हें कंटेंट मिलेगा, राइटिंग नहीं मिलेगी। राइटिंग का अचार डालोगे क्या है? सुनो ना सिर्फ, ठीक है। अगली बात करते हैं, ओके, फॉरेन सोर्सेस। ब्रिटेन से बात करते हैं पहले, ब्रिटेन से। तो बताओ ब्रिटेन क्या लेके आता है? ब्रिटेन लेके आता है भाई, पहली बात तो ब्रिटेन हमें सिखाता है कि तुम पार्लियामेंट फॉर्म बनाओ यार, पार्लियामेंट तो बनाओ, पार्लियामेंट फॉर्म बनाओ, या सिटीजनशिप तो रखो भाई, सिटीजनशिप तो रखो। ये सारी कैसे? सिंगल सिटीजनशिप यहीं पे बताया, पार्लियामेंट, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, हाउस ऑफ कॉमन्स, ठीक है। और लॉ मेकिंग प्रोसेसर भी इसी ने समझाया हमको, जाहिर सी बात है, इसने तो बोला कि बनाओ कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली, तो ये भी बोला इन्होंने कि बनाओ, ठीक है। रिट्स जारी करना भी इन्होंने सिखाया, क्योंकि रिट्स जो उपदेश होते हैं, रिट्स, ठीक है, हमारी हैबियस कॉर्पस और ऐसी रिट्स होती हैं, ठीक है।
तो सुप्रीम कोर्ट जारी करता है आर्टिकल नंबर 32 के थ्रू, और कौन, हाई कोर्ट जारी करता है आर्टिकल नंबर कौन सा, 226 के थ्रू। लेट्स भी ये बताएगा, ठीक है। हमारी 5 सबके वर्ड्स होती हैं, हैबिस कॉर्पस, मैंडेमस, प्रोहिबिशन, सर्ड्यूरी, क्यू लो, वारंटो, ठीक है। खत्म हो गया। हाँ, अच्छा एक बात बताता हूँ मैं, इंडिया से पहले, इंडिया का सबसे बिगेस्ट क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन है, ठीक है। बट इससे पहले ना, इंडिया से पहले किसी और का भी था, कौन था, वो था यूगोस्लाविया, बिगेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन था। बाद में वो 22 कंट्री में डिवाइड हो गया। तो भाई मुझे नहीं लगता कि अब उसका बचा होगा, ठीक है, तो फिर वो खराब हो गया। तो ब्रिटेन का समझ में आ गया। देखो सिटीजनशिप सोचने की बात है, सिटीजनशिप वही दिखाएगा, क्योंकि हमें इंसान बनाने वाला भी तो वही है। इंग्लिश देखो बहुत सारी नेगेटिव चीज भी की है उसने, बट बहुत सारी पॉजिटिव चीज भी की है। हमारा एजुकेशन लेके आना, ठीक है, क्रिश्चियन मिशनरीज को लेके आया, नेगेटिव था, बट वहां से एजुकेशन पर खर्चा करना, ठीक है, वुड डिस्पैच आया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, तो जब हम हिस्ट्री पढ़ेंगे, अभी हम हिस्ट्री भी चल रहा है हमारे साथ में, उसको देखना मत भूलना, मजा आ रहा है उसमें, ठीक है। हाँ, तो क्या करता मैं भूल गया। हाँ, तो सिटीजन का ही हो गया, ठीक है। पार्लियामेंट तो वही बताएगा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली भी उसने ही बोला, लॉ मेकिंग प्रोसीजर बनाओ। रिट्स भी जा रहे हो, क्योंकि वहाँ पर जब 19 हम बात करते हैं 1858 की, जब लॉर्ड कैनिंग ने वहाँ पर इलाहाबाद के मिंटो पार्क में, इलाहाबाद के पार्क में, कौन सा पार्क था, इलाहाबाद का एक पार्क था, इलाहाबाद का एक पार्क था, पार्क कौन सा पार्क था यार वो, याद नहीं आ रहा मुझे, मिंटो पार्क ही तो था, मिंटो पार्क ही तो था। 1 नवंबर 1858 को कौन, लॉर्ड कैनिंग के द्वारा वो पढ़ा गया। लो भाई, तो ये सारे जुडिशियल रेट आ गए, 32 और 226 आ गए, ठीक है। अब हम बात करते हैं, नेक्स्ट है यूएसए। फिर यूएसए ने क्या बताया, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। अब देखो यूएसए और ब्रिटेन अलग अलग है, ठीक है, बताया था पहले तुम्हें। प्रियम्बल, इसने कहा भाई प्रियम्बल लेके आओ, प्रियम्बल लेके आओ, और जो फंडामेंटल राइट्स हैं वो तुम यूएसए से लोगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्टार लगा लेना। फंडामेंटल राइट यूएसए, अस, प्रो अस, तो अस की राइट्स कहाँ से आएंगे, यूएसए से, ठीक है। अभी एक और लेते हैं यार, मैं एक चीज कंफ्यूज हो रहा हूँ, क्या कि पोस्ट ऑफ प्रेसिडेंट इज टेकन फ्रॉम, ठीक है, ये हमारा लिया गया है, अरे नहीं, प्रेसिडेंट इज सुप्रीम कमांडर, ठीक है। इलेक्शन ऑफ, वेट, हाँ थोड़ा सा मैं कंफ्यूज हो गया हूँ। ये तो मुझे पता है, इलेक्शन प्रोसेस ऑफ प्रेसिडेंट जो लिया गया वो आयरलैंड से लिया गया, यहाँ से लिया गया इलेक्शन प्रोसेस, पर मेन इंपॉर्टेंट यहाँ के डीपीएसपी होता है, ये इंपॉर्टेंट है। फंडामेंटल राइट यूएसए, जुडिशियल रेट ब्रिटेन, आइसलैंड का डीपीएसपी, ठीक है। और क्या देखें, फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से ली गई हैं, सॉरी यहाँ तो देख नहीं रहा होगा, फंडामेंटल ड्यूटीज रशिया से ली गई हैं, ठीक है। 4th ए में है हमारे, ठीक है, पॉलिटिकल, सोशल और